हेलो दोस्तों, दिस इज़ रामपाल एंड हम आज एनसीईआरटी क्या एनसीईआरटी क्लास 6 ठीक है बता रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं और पूरे डिस्कस करेंगे जितने जितने चैप्टर होंगे 6 से 12 तक। यानी कि जैसे मान लो 6 में हमारे 8 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा 8 चैप्टर का जो है हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन सबसे पहले हम एक एक चैप्टर ही हर बार क्लियर करेंगे और फिर जब बिल्कुल मैराथन क्लास पर आ जाएंगे तो मैराथन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक साथ सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है, वो जो पहला चैप्टर है हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी में, वो कौन सा है? वो है आपका, एक मिनट, हाँ, सौरमंडल में पृथ्वी। कौन सा? सौरमंडल में पृथ्वी। यानी कि हमें पृथ्वी की पर्सपेक्टिव में पढ़ना है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, पूरा सोलर सिस्टम आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें मिल्की वेज है, हजारों लाखों में मिल्की वेज है, ठीक है। तो उसमें हमारी एक पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो उसे हमें पढ़ना है कि जो सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे 8 प्लैनेट हैं, तो उनके बारे में, ठीक। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? अभी मैटर मुद्दा वो नहीं है कि जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, चाहे वो माजिद हुसैन हो, चाहे वो आपकी खुल्लर हो, या फिर कोई भी जेसी लियोन हो, तो कोई भी बुक हो, उन बुक की बात नहीं है यहाँ पे। बात है एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पहले बताती है खगोलीय पिंड होता क्या है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाता है। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी की डिफिनीशन है, ठीक है, जो हमने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखी है। तो क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाता है। दूसरी बात, खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। तो प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि खगोलीय पिंड कैसे होते हैं। एक तो बड़े आकार के होते हैं और दूसरी बात गर्म होते हैं, ठीक है। ये गैसों से बने होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहा जाता है। कैसे पिंड? जो है जो बहुत बड़े आकार में होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, उनके पास खुद की एनर्जी, हीट या जो है लाइट होती है, ठीक है, जो उन्हें बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है तारा। क्या बोला जाता है? तारा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं सन। क्या है? सन। सन को देखते हो कितना बड़ा है, यहाँ से जब दिखता है इतनी डिस्टेंस पे होने के बाद भी, तो काफ़ी एक एरिया में नज़र आता है। तो पास जाके अगर कोई देखेगा, पास जाकर देखा जाए तो कितना बड़ा होगा, सोच सकते हो कितनी हाई एनर्जी दे रहा है। कि आज देख रहे हो कि कितना ज़्यादा एनर्जी उत्सर्जित होता है, ठीक है। डे टू डे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि उसके पास एनर्जी है, लाइट है, खुद की लाइट है, खुद की हीट है, ठीक। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगर वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है नक्षत्र मंडल कहते कैसे हैं, तो आप सीधे बोल दीजिए रात में जो है आसमान की ओर जब हम देखते हैं तो जो तारों के द्वारा जो विभिन्न टाइप्स की आकृतियां हमें दिखाई देती हैं, जो विभिन्न समूह विविध आकृतियों का निर्माण करते हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्लियर है? अगर अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है कि अर्सा मेजर है, ये क्वेश्चन आता रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आता रहा है। अर्सा मेजर या बिग बियर, ठीक है, क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्लियर है? खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखो, कुछ खगोलीय पिंड, कैसे? कुछ खगोलीय पिंड। तो अगर ग्रह ग्रह की डिफिनेशन पूछता है कि कौन से पिंड ग्रह कहलाते हैं, तो आप बोल सकते हो जिन तारों के पास अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरों से उत्सर्जित होते हैं। यानी कि जैसे हम ले लें चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? सन से एनर्जी लेता है और फिर चमकता है, उसके पास खुद का नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे डे में हमारे पृथ्वी क्या होता है, सन की लाइट पड़ती है तो पृथ्वी चमकती है या पृथ्वी में उजाला आता है। क्लियर है? अब अगर सौरमंडल की बात करें तो सूर्य, ठीक है, अपने ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक। क्या क्या मिलाकर के सौरमंडल का निर्माण होता है? तो पहली बात तो सन हो गया, सन क्योंकि हमारा सेंटर में है, ठीक। फिर उसके बाद कुछ ग्रह हो जाते हैं जैसे हमारे ग्रह हैं, फिर उसके बाद उपग्रह हैं, और जैसे हमारे पास क्षुद्र पिंड भी हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हैं या उल्का पिंड है। क्षुद्र जैसे आप कह सकते हो प्लेटो को, ठीक है, तो बाहर कर दिया गया था ग्रहों की लिस्ट से, ठीक। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो कुछ ग्रहों के मिलने से, सन और उपग्रहों के मिलने से सौरमंडल का निर्माण होता है। अब अगर सूर्य की स्थिति को देखें तो सौरमंडल में स्थिति सूर्य की कैसी है? केंद्र में बनावट वाली है, सेंटर में है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है वो,
ठीक है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल है क्या करता है, उसे सौरमंडल से बांधे रखता है, जो दूर नहीं जाने देता। ठीक, तो खिंचाव बल का मीनिंग क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एक, ठीक है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। तो ये दो बल ऐसे हैं जो इन्हें एक दूसरे से बांध के रखते हैं। ठीक, कि जो है जितना सेंट्री को लग रहा है उतना बाहर की ओर भी लग रहा है, तो वो बैलेंस रहता है। अगर मान लो सेंट्री की ओर ही सारा बल लग जाए, अगर मान लो जितने भी प्लैनेट हमारे रन कर रहे हैं, जैसे सपोज कर लो कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई ये हमारा कोई प्लैनेट है और इसके चारों साइड कोई प्लैनेट रन कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर जो कोई प्लैनेट रन कर रहा है, ये यहाँ पर क्या हो कि मान लो कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लग जाए, तो ये क्या होगा, ये आकर इसी पे गिर जाएगा। या अगर सपोज करो कि अगर इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला फोर्स, ठीक, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो अपनी कक्षा को छोड़ करके, अपनी अक्ष को छोड़ करके बाहर चला जाएगा, यानी कि सौरमंडल से बाहर चला जाएगा। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो इन्हें क्या करता है, जो उनका खिंचाव बल है तो उसे क्या करता है, बांधे रखता है। क्लियर है, हाँ। तो ये ध्यान देना है, फोर्स वाली बातें भी ध्यान रखनी है कि आखिर खिंचाव बल बांधे कैसे रखता है। तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उतना ही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वहाँ पे काम करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। चलो अब आगे अगर बात करें तो यह सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर सन की स्थिति को देखते हुए देखा जाए तो कैसा है कि हमारे पूरे सौरमंडल के अंदर एक ऐसा ये केवल इकलौता प्लैनेट है जिसके पास इतनी सारी ऊर्जा है, जो सारे प्लैनेट्स को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है और एक एनर्जी का स्रोत है। ठीक, सौरमंडल में हमारे कितने हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह, देखो अब अगर देखना दूरी के अनुसार देखना तो बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आपकी आएगी पृथ्वी, फिर आएगा मंगल, फिर आएगा बृहस्पति, फिर आएगा शनि एंड देन यूरेनस एंड नेपच्यून। क्लियर है, तो ये 8 ग्रह हैं और सन से दूरी के अनुसार है। तो जो बुध है कैसा है, सबसे गर्म होगा, क्यों होगा, सबसे पास में। बात समझ में आ रही है, अगर सबसे गर्म ग्रह की बात करता है तो बोल दो बुध है, ठीक है। फिर शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगी क्योंकि पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, अगर देखा जाए तो उसकी तीसरी बेल्ट है, ठीक है। फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति कैसा है, सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, एक बात ये भी ध्यान देना। फिर आता है शनि, शनि कैसा है, इसमें एक धुएं के छल्लेदार ग्रह है, ठीक है। ऐसा पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है कि जिसमें धुएं के छल्ले जैसा एक रिंग दिखती है, तो कौन सा है, शनि है। फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। क्लियर है, तो जो सबसे ठंडा होगा वो कौन सा होगा, नेपच्यून, क्योंकि ये सन से सबसे दूर है। बात समझ में आ रही है, कहाँ है, सबसे दूर है सन से। ठीक, तो सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार में फैली हुई है, ये कक्षा कहलाती है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है, आप समझ लो कि जैसे आपका कोई पैराबोलिक पाथ है, अब उसे पैराबोलिक पाथ को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है, यानी कि इलिप्टिकल शेप, कैसा इलिप्टिकल शेप की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। जिस पाथ पे आपके प्लैनेट घूम रहे हैं, जिस पाथ पे आपके ग्रह घूम रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, उसे बोला जाता है कक्षा। क्या बोला जाता है, कक्षा। ठीक, अब बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, जैसे मैंने बताया था। तो ये सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है। याद रखना है डेटा, कितने दिनों में, 88 डेज में। 88 डेज में सन का चक्कर बुध 88 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये भी याद रखना है। एनसीईआरटी के मैंने बोला है कि पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, फालतू की चीज कुछ भी नहीं है। तो शुक्र को पृथ्वी का क्या माना जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ठीक, तो आकार इसकी अगर एरिया की बात करें या आकृति की बात करें तो कैसा है, पृथ्वी की जैसा ही दिखता है। इस वजह से क्या बोला जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। ठीक है, फिर अगर देखा जाए 2003 UB 313 सिरस प्लेटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ये जो UB है ये अभी हाल ही फिलहाल में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन 2006 के द्वारा इन्हें क्या किया गया है, बौने ग्रहों में इन्हें जगह दी गई है। तो आप याद रखना है कि कौन सा ऐसा एक संगठन है जो है ग्रहों को ये बताता है कि बौना ग्रह है या सच में प्लैनेट है या नहीं है, उनकी क्लासिफिकेशन जज करता है। तो वो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है, तो ये बात। फिर अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी से सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग थर्ड ग्रह है। ठीक है, मैंने ये बताया था, तीसरा ग्रह है, तीसरी बेल्ट पे आता है, तथा आकार के अकॉर्डिंग 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला कौन सा है,
बृहस्पति, और पांचवा कौन सा है, पृथ्वी। कंपेयर करके याद रखो, ठीक है। तो दूरी के अनुसार तीसरा है पृथ्वी की अगर स्थिति को देखा जाए, और आकार के अनुसार पांचवा है, ठीक। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कैसी है, अगर ध्रुवों में देखा जाए, जैसे हम मान लो कि हमारा यहाँ पे मान लो उत्तरी ध्रुव होगा, या यहाँ पे हमारा मान लो दक्षिणी ध्रुव होगा, तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कैसी है, एक चपटी आकार की है, एकदम की पूरी ग्राउंड अप नहीं है। कैसी है, मान लो चपटी आकार की है, इस टाइप की है कुछ समथिंग, ठीक है। मान सकते हो, ये तो पृथ्वी लग ही नहीं रही मुझे, ठीक है। तो अब मान सकते हो कैसे चपटी आकार की है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू आभ कहते हैं इस आकार को। बात समझ में आ रही है। चपटी होने की वजह से ही इसे क्या नाम दिया गया है, भू आभ नाम दिया गया है। 2/3 इसके सतह पानी से ढकी है। तो अगर ये पूछता है कितना पानी है हमारे पृथ्वी में, तो 2/3, यानी कि अगर लैंड की बात करें, लैंड हमारी बची कितनी भाई, 25% तो बची। कितनी बची, 25%। क्लियर है। और कितना है पानी, 75%। तो ये बात याद रखनी है। अब अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बातें करें, तो पृथ्वी से दूरी की अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको 3,84,400 किलोमीटर है। कितने हैं डिस्टेंस, 3,84,400 किलोमीटर। डेटा इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की एक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक। अगर मून की बात करता है तो एक ही उपग्रह है उसका, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है, 1/4 है, ठीक है। पृथ्वी के व्यास का, यानी कि व्यास क्या होता है, आपकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसका डबल। बात समझ आ रही है, उसका डबल, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो ये भी याद रखना है कि जो है पृथ्वी का चक्कर वो कितने दिन में पूरा करता है, तो 27 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है। इतने ही दिनों में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है, अपने अक्ष में भी एक चक्कर इतने ही दिनों में ये लगा लेता है लमसम। ये डेटा अबाउट में है, जो हमने ये डेटा लिखा है ये अबाउट में, क्लियर है। हाँ, क्योंकि जो अपने अक्ष पे लगाने का चक्कर है वो अभी कंफर्म डेटा पता नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान देना, कंफर्म डेटा पता नहीं है। तो लगभग में मान लेते हैं कि 27 दिन में जो है पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, और इतने ही दिन में अपने अक्ष में भी वो चक्कर लगा लेता है, ठीक। देन अगर बात की जाए क्षुद्र ग्रहों की, तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह किन्हें कहा जाता है, जो तारे हैं, ग्रह हैं, छोटे छोटे बहुत उपग्रह हैं, और ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे असंख्य पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ध्यान, ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। लोकेशन ध्यान दे लेना, स्थिति देख लो क्षुद्र ग्रहों की किस बेल्ट में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, दे देगा ऑप्शन, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन दे देगा चार बना करके। मान लो इसी में से एक ऑप्शन ये हुआ कि क्षुद्र ग्रह जो है, जो सूर्य के चारों तरफ छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं, असंख्य चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। और अगर एक ऑप्शन ये भी दे दे कि इनकी स्थिति मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाई जाती है, तो अब इसमें बहुत ऑप्शन राइट हो जाएंगे, क्लियर है। अब अगर बात करें उल्का पिंड की, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। किन्हें उल्का पिंड कहा जाता है, जो सन के चारों तरफ एक छोटे छोटे पत्थर जो है स्टोन, कुछ स्टोन चक्कर लगा रहे हैं। जैसे मान लो कभी बोलते हैं कि उल्का पिंड आ रहा है, पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसी पैनिक न्यूज़ें बहुत आती हैं, है ना। सन से टकराएगा, सन के 2 टुकड़े हो जाएंगे, सन का एक टुकड़ा सन पे अर्थ पे गिर जाएगा तो आधी अर्थ खत्म हो जाएगी। तो जो स्टोन है, जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, एरिया भी काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर देखा जाए तो छोटे छोटे, मतलब कि उनका अगर वेट देखा जाए ना, उनकी जो साइज है उनकी कंपेरिजन में वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उन्हें बोला जाता है उल्का पिंड। अब अगर आकाश गंगाओं की बात करें, मिल्की वे, तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को जो लाखों तारों का समूह है, ठीक है, यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। तो फिर से ध्यान दो, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक चौड़ी, कैसी है, चौड़ी सफेद पट्टी है, और कैसी दिखाई देती है, चमकदार रास्ते की तरफ दिखाई देती है, और उसमें क्या होता है, लाखों तारों का समूह होता है, उसे बोला जाता है आकाश गंगा। क्या बोला जाता है, आकाश गंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको बना लेनी है, आप पहले चाहे स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में बना लेना, लेकिन बनानी है, याद करना है, ठीक है। ग्रह देखा जाए तो सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर जो है जितने टाइम में एक परिक्रमण पूरा करते हैं उसकी टाइमिंग दे रखी है। देन उसके बाद आपको अपने अक्ष पर घूमने की टाइमिंग मिल जाएगी। देन उसके बाद उसके चंद्रमा, उसकी मून कितने हैं, ये भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो अगर बुध का देखा जाए तो बुध कितने दिन में पूरा कर लेता है, 88 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 डेज में, लमसम में, ठीक है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है
आपका जो परिक्रमण करता है अक्ष पे सन के चारों ओर, वो करता है 2255 दिन में। कितने? 2255 दिन में। अगर अपनी अक्ष पे बात करें तो 243 दिन में। अगर इन दोनों के मून की बात करें, चंद्रमाओं की बात करें, तो एक भी इनका मून नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अगर पृथ्वी की बातें करें तो पृथ्वी 365 दिनों में जो है अपना चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, ये पता होगा। और अपना अक्ष पर एक दिन यानी 24 घंटे। क्लियर है? एक दिन यानी 24 घंटे। तो कितने मून है पृथ्वी के? एक मून है। अगर मंगल की बातें करें तो मंगल 687 दिनों में परिक्रमण करता है सन का और अपनी एक्सेस पे 1 डे। क्लियर है? अगर इसकी मून की बातें करें, चंद्रमा की बातें करें, तो 2 मून है, यानी कि 2 चंद्रमाएं हैं, इसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है। अब अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति हमारा जो टाइम लेता है वो लेता है 11 साल और 11 मंथ और 12 डेज। 11 ईयर 11 मंथ 12 डेज। याद रखना है 11 ईयर 11 मंथ 12 डेज। कितना लेता है बृहस्पति सन के चक्कर लगाने के लिए टाइम? 11 ईयर 11 मंथ 12 डेज। अगर अपने ही अक्ष पे वो बातें करें तो कितना लेता है जो है 9 आवर ले लेता है, 9 आवर 56 मिनट। क्लियर है? अपने एक्सिस पे घूमने पर वो जो है 9 आवर 56 मिनट का टाइम लेता है। अगर इसकी मून की बातें करें तो 53 मून्स है। कितनी है? 53 मून्स है। ठीक है। अब यहाँ पे शनि की बातें करें तो 29 साल 5 महीने लग जाते हैं इसे सन का चक्कर लगाने में। कितना लग जाता है? 29 साल 5 महीने। और अपनी एक्सिस में घूमने में 17 आवर 14 मिनट। ठीक है, 17 आवर 14 मिनट लग जाते हैं। और अगर इसकी मून की बातें करें, सॉरी 10 आवर 40 मिनट लगते हैं। कितना? 10 आवर 40 मिनट। ठीक है। शनि को कितना लगता है अपनी एक्सेस पे? 10 आवर 40 मिनट। ठीक। तो इसकी मून की बात करें 53। अभी हाल फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इस बात की जो है पुष्टि की थी कि शनि के और भी मून मिले हैं। क्लियर है? शनि के और भी मून मिले हैं। तो अगर इस टाइम पे बातें की जाए तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मून वाला जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो है शनि। क्लियर है? अब अगर यूरेनस की बात करें तो यूरेनस हमारा 84 साल लेता है। अपने सूर्य का चक्कर लगाने में कितना लेता है? 84 साल। और अपने चक्कर अपनी खुद की एक्सेस घूमने में कितना लेता है? 17 घंटे 14 मिनट। ठीक है, 17 आवर 14 मिनट्स। तो इसकी मून की बातें करें तो कितने? 27 मून्स है। अब अगर वही नेपच्यून की बातें करें तो 164 साल इसे चक्कर लगाने में लग जाते हैं सन के। अब देखो सबसे ज़्यादा टाइमिंग लेता है नेपच्यून। क्यों? इसकी ऑर्बिट जो है सबसे दूर है, सन से सबसे दूर है। तो सिंपल सी बात है कि जब ये अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूम रहा होगा तो इसकी ऑर्बिट सबसे बड़ी होगी। क्लियर है? रीजन क्लियर हो गया ना कि तो 164 साल लग जाते हैं और अपनी एक्सेस में घूमने में उसे 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। कितने? 16 आवर 7 मिनट। अगर इसके प्लैनेट की बातें करें तो इसके जो है जो मून है, इसके जो चंद्रमाओं की संख्या है वो 13 है। कितनी है? 13 है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनसीईआरटी से एज इट इज उठाई गई है, ये भी बात ध्यान दें। एनसीईआरटी से एज इट इज ये टेबल ली गई है। चलो अब अगर बातें करें तो हमारा जो 1 मिलियन है वो कितना है? 10 लाख के इक्वल होता है। क्लियर है? 10 लाख के। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की बातें थी आज की, कि जो चैप्टर 1 है उसमें इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो। अगर कहो तो फास्ट ट्रैक रिवीजन दे दूं एक पहले 5 मिनट में, तो फास्ट ट्रैक रिवीजन जरूर देखा करो। जैसे मान लो पृथ्वी, सौरमंडल पृथ्वी की स्थिति की बात की गई है। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं हैं जो आसमान में चमकती हैं। खगोलीय पिंड हो गए। ठीक, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। गैसों से बने होते हैं, खुद की एनर्जी होती है, आकार में बड़े होते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी को उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे पिंड तारा कहलाते हैं। ठीक है। नक्षत्र मंडल क्या है? जब हम रात में देखते हैं तो कुछ विभिन्न टाइप की आकृतियां हमें तारों के द्वारा बनाई हुई दिखाई देती है, उन्हें नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्लियर है? पिंड क्या है? खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता। ऐसे तारों को जो आप खगोलीय पिंड ग्रह बोल सकते हो। ऐसे पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह बोला जाता है। सौरमंडल, सूर्य सबसे सेंटर में है अगर सूर्य की स्थिति को देखा जाए। ठीक है। तो अगर देखा जाए कहाँ है? सेंटर में है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला प्लैनेट है, एक सोर्स एनर्जी का केवल यही रखता है जो सन है। ठीक है। और अगर आगे देखें तो आगे क्या था? ग्रहों की बात की गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो और भी पृथ्वी की स्थिति की बातें की गई, सारे ग्रहों की स्थिति की बातें की गई। तो ये आज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन साबित होगा। और आई होप कि एनसीईआरटी को मुझे लगता है ऐसे ही पढ़ना चाहिए। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना ना भूलें। क्लियर है? शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।